जी सर। तो चलिए आज का हम लोग चैप्टर है द सोल्जर। द सोल्जर, सोल्जर मतलब, सोल्जर मतलब होता है हमारा सिपाही। सिपाही भी कहिए और सैनिक भी कह सकते हैं। क्या इनको लिखा है, इनको कंपोज किया है हमारे पोइट रूपर्ट ब्रूक्स साहब। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो कविता होगा ये देशभक्ति से ओतप्रोत होगा, देशभक्ति से भरा होगा। किसी भी देश का सेना हो चाहे वो सिपाही हो, उनका जो मुख्य कर्तव्य होता है अपने वतन की रक्षा करना। और यदि हम वतन का रक्षा करते हैं तो मतलब हमारे अंदर देशभक्ति की जज्बा मौजूद है। यहाँ पर भी कवि रूपर्ट ब्रूक्स साहब जो है ये पेशे से भी सोल्जर रहते हैं। पेशे से रहते ये क्या है, नेवी। कहाँ का नेवी, तो इंग्लैंड का। इंग्लैंड में ये नेवी के पद पर विराजमान रहते हैं जब ये इस कविता को लिखते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं इनके जन्म के बारे में। तो जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 3 अगस्त 1887 को इन इंग्लैंड। बहुत ही अच्छा फैमिली हुआ। अच्छा कहे, अच्छा कहने का अर्थ है कि इसका जो फैमिली था वो शिक्षित था, पूरी तरह से क्या था, शिक्षित, पढ़े लिखे घर में, खानदान में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी जो थे वो हाउस मास्टर थे। किनका हाउस मास्टर था, तो रग्बी। रग्बी एक खेल होता है जो अभी खास करके अमेरिका में बड़ा ही प्रचलित है। हमारे भारत देश में बहुत कम खेला जाता है। तो अमेरिका का ये प्रसिद्ध खेल है। तो रग्बी का ये क्या था, हाउस मास्टर था। आगे बढ़ते हैं, मृत्यु की बात करें तो डाइड है इनका 23 अप्रैल 1915। कहाँ हुआ था सर, आइसलैंड। आइसलैंड मतलब होता है द्वीप। कहाँ हुआ था, द्वीप। उस द्वीप का नाम है स्कायरोस। क्या नाम है, स्कायरोस। अब ये द्वीप है तो कोई न कोई सागर के बीच होगा, तो उस सागर का नाम है एग्जियन सी। क्या नाम है, एग्जियन सी। तो एग्जियन सी के अंदर एक द्वीप था जिसका नाम था स्कायरोस। वहां पर इनकी मृत्यु हुई। तो प्रश्न उठता है कि जन्म तो हुआ इंग्लैंड में, तो फिर मृत्यु वहां क्यों हुई, वहां ये क्या करने गए थे। तो चलिए थोड़ा सा बात इसके बारे में जान लेते हैं कि ये थे क्या, नेवी। नेवी समझते हैं, जल सेना। ये है इंग्लैंड का राष्ट्रीय ध्वज। और जल सेना के लिए ये पोत होता है, इसी में ये लोग रहते हैं। बहुत सारे जल सेना पनडुब्बी में भी रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे नाव में भी रहते हैं, छोटे छोटे जहाज। ये लोग समुद्रों के बीच, सागरों के बीच रहते हैं। लेकिन इनका जो कहानी है कुछ अलग है। क्या है कहानी, आप सबों को मालूम होगा कि इस संसार में 2 विश्व युद्ध लड़ा गया है। एक 1914 से 1918 के बीच, और एक लड़ा गया है 1939 से लेके 1945 के बीच। तो लेखक का जो जन्म है उस जन्म तिथि को आप देख लीजिए 1887, और मृत्यु जो है वो क्या 1915। तो ये जो ईस्वी है, ये जो अवधि है, इससे स्पष्ट होता है कि लेखक का संबंध कौन सा वार से था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, वर्ल्ड वार 1 से ना। वर्ल्ड वार 2 जो हुआ था उस समय तक हमारे कवि साहब इस संसार में नहीं थे। अब देखिए, विश्व युद्ध के दौरान पूरा दुनिया लगभग 2 भागों में बटा। एक भाग में आप जानते हैं कि इंग्लैंड था, फ्रांस था, रसिया था, क्या अमेरिका था, और भी छोटे छोटे देश थे। और दूसरा जो भाग था, उस भाग में था अपोजिट साइड में जर्मनी, इटली, क्या ऑस्ट्रेलिया, जापान, तुर्की। ये सभी लोग लगभग कहां थे, एक तरफ। तो प्रत्येक देश का सेना अपने नजदीकी या पड़ोसी देशों के साथ लड़ेगा। पड़ोसी कौन सा देश, उसका विरोधी होगा। तो इंग्लैंड की जो नेवी थी वो तुर्की के अभियान में जा रहे थे।
तो नेवी कहां से जाएगा? हवाई जहाज से तो जाएगा नहीं, वो कहां से जाएगा? पोत से। और उसका माध्यम क्या होगा? सागर। तो किस सागर से जा रहे थे? एजियन सी, ठीक है। और उसी एजियन सी के सी में एक द्वीप था। इसी द्वीप के निकट इसका बेड़ा लगा हुआ था। कुछ दिन ये लोग द्वीप के निकट रुकते हैं, वेट करते हैं कि उधर से भी देखें कोई हलचल तो नहीं हो रहा। इसी दौरान समुद्री कीट, कहिए समुद्री कीट इनको काट लेता है। इनको काट लेते, किनको? हमारे रूपर्ट ब्रूक साहब। काटने के बाद क्या होता है? एक बीमारी हो जाता है। इस बीमारी का नाम है सेप्सिस। क्या हो जाता है? सेप्सिस। जैसे सांप काटेगा तो सांप काटने के बाद क्या होता है? यहाँ पर थोड़ा सा हल्का फुल्का खून निकलेगा, लेकिन अंदर का जो हमारा ब्लड है वो क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। यहाँ पर भी जो इनको कीट काटा है वो जहरीला कीट है, और काटने से इनका पूरा का पूरा ब्लड क्या हो गया? पॉइजनिंग हो गया। क्या हो गया? विषैला हो गया। अब ये चूंकि पोत में है तो वो जो जलयान होता है वो बड़ा ही धीमी गति से आता है। वायुयान रहता तो तुरंत भी है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था। अब यहाँ से इसको लाने में, बढ़िया उपचार कराने में समय लगा, और तब तक में हमारा जो लेखक साहब हैं, हमारे जो प्यारे कवि हैं, इस संसार को अलविदा कह चुके थे। तो स्काइरोस में मृत्यु होने का कारण आप लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ा सा और जानते हैं कवि के बारे में। कवि वार पोइट के नाम से जाने जाते हैं। वार पोइट क्यों वार पोइट के नाम से जाने जाते हैं? क्योंकि इनकी कविताओं में देशभक्ति ओतप्रोत रहती है। तो कविताओं हम ना बोल सकते, कविता ही बोल सकते हैं, क्योंकि अब तक जो इनका कविता आया है वो एक ही सामने आया, उसका नाम क्या है? द सोल्जर। तो ये कविता जो पढ़िएगा, इसमें से जो भाव निकलेगा वो पेट्रियोटिक निकलेगा, देशभक्ति का भाव निकलेगा। इसलिए ऐसे कवि को क्या कहा गया है? वार। ठीक। दूसरा, ये कवि जो आप देख रहे हैं रूपर्ट ब्रूक, ये काफी हैंडसम थे, यंग तो थे ही। इनकी भी मृत्यु ज्यादा दिन नहीं होता, ज्यादा दिन ये व्यक्ति जीवित नहीं रहे। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था जॉन किट्स के बारे में, इसी के बारे में पढ़ा था। ये कितने दिनों तक जीवित रहे? मात्र 26 साल। अगर आप इनकी भी आयु देख लीजिए, 1915 में आप 1887 को देख लीजिए, घटा दीजिए, इधर से आप दे दीजिएगा तो 13 साल, इधर हो जाएगा 15 साल, 13 और 15 कुल मिला के ये भी कितना साल जीवित रहे? ज्यादा ये भी जीवित नहीं। ये भी एक प्रकार का क्या? यंग ही थे। तो W.B. येट्स महान कवि, लेखक, ड्रामाटिस्ट इंग्लिश के, इसने कहा, इनके विचार में क्या था कि ये जो रूपर्ट ब्रूक है जिसने द सोल्जर को लिखा है, करें कि यंगेस्ट मोस्ट हैंडसम पोइट, ये जो है युवा में सबसे ज्यादा सुंदर कवि है। इससे ज्यादा सुंदर कवि W.B. येट्स के अनुसार और कोई भी नहीं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोस्ट यंगेस्ट हैंडसमेस्ट पोइट कौन है सर? तो रूपर्ट ब्रूक। ये कथन रूपर्ट ब्रूक के लिए किसने कहा था? तो W.B. येट्स। क्लियर है? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, इस कविता का थोड़ा सा भाव को अगर हम समझ लें, ये कविता कह रहा है क्या कि हमारे जो कवि हैं ये है नेवी, और ये अपने देश के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए कहां जाएंगे? युद्ध में जाएंगे। हो सकता है ये युद्ध करते करते दूसरे देश की सरजमी पर पहुंच जाए, और वहां पर इनके विरोधी इनको क्या कर दे? मार दे। इनको मारने के बाद क्या होगा? देखिए, दूसरा देश का भी अगर सेना हमारे देश में आक्रमण करता है और उनकी यहां पर मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद हमारा देश का जो सेना है या सरकार है,
वो उन देशों को कहेंगे कि ये आपका सैनिक है, आप अपने सैनिक को यहाँ से लेके जाइए। अगर वो नहीं लेके जाता है तो क्या करेंगे? उस सैनिक को फेंक देंगे? नहीं, उस सैनिक का भी उसी सम्मान के साथ अंतिम विदाई किया जाएगा जैसे अपने देश में सैनिकों का विदाई किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो प्राण गंवाया, किसके लिए गंवाया? अपने देश के लिए ना। इसका मतलब है कि उसके कैरेक्टर पर कहीं भी दाग है नहीं। वो व्यक्ति अपनी मातृभूमि के लिए न मरा। हमारा भी सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए न मरेगा। तो जब भी किसी सैनिक की मृत्यु होगी, चाहे वो हमारा हो चाहे विरोधी का हो, उनका हम क्या करेंगे? सम्मान पूर्वक अंतिम विदाई करेंगे। तो यहां पर कवि का कहना है कि अगर हम किसी देश में मर गए, मरने के बाद क्या होगा कि हमको वहीं पर दफनाया जाएगा। अगर हमको वहां से वापस ना लाया जाए तो हमको वहीं पर दफनाया जाएगा। जहां पर हम दफनाएंगे उतना तो जो मिट्टी है वो किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। क्योंकि उस जमीन पर कौन रहेगा? केवल और केवल हम। बस इसी भाव से इस कविता की कवि ने रचना की है। देखते हैं सर हमारा कविता कैसा है, किस प्रकार का देशभक्ति से ओतप्रोत है। अब इस कविता के बारे में थोड़ा सा और एक दो बात को जानेंगे। इस कविता में लाइन को गिनिएगा तो टोटल लाइन होगा 14। कितना लाइन होगा? 14। और हम आपको बताया है कि 14 लाइन की जो कविता होती है उनको कहते हैं हम सोनेट। क्या कहते हैं? सोनेट। तो हमारा जो सोल्जर है वो क्या है? सोनेट। अब 14 लाइन की जो कविता है, ये लाइन किस प्रकार की होगी? तो इसमें पहला जो स्टेंजा होता है वो 8 लाइन का होगा और दूसरा जो स्टेंजा होगा वो कितना लाइन का होगा? 6। टोटल मिला दिया जाए तो कितना होगा? 8 6 14। 8 लाइन वाले स्टेंजा को ऑक्टेव कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ऑक्टेव। और 6 लाइन वाले स्टेंजा को सिस्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टेम। हमको याद रखना, 8 लाइन वाले को ऑक्टेव और 6 लाइन को सिस्टेम। तो हमारा टोटल लाइन कितना हो गया? 8 6 14। हम कह सकते हैं यह क्या है? सोनेट। तो द सोल्जर किस प्रकार का पोएम है? सोनेट। लिखा है किसने? रूपर्ट ब्रूक्स। क्या कहते हैं? अपने देश के प्रति इतना लगाव इनको है कि देखिए ये क्या कर रहे हैं। कहते हैं इफ आई शुड डाई। इफ मतलब यदि, आई मतलब मैं, शुड चाहिए भी हो सकता है या संभावना बता सकता है। डाई यदि मैं मर जाऊं या यदि हमारी मृत्यु हो जाए। थिंक ओनली दिस ऑफ मी। थिंक सोचना, ओनली केवल, दिस ऑफ मी मेरे बारे में, या मेरे बारे में, या मेरे लिए केवल यही सोचना। यदि हमारी युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है तो मेरे बारे में केवल यही सोचना। क्या सोचना? कि that there some corner of a foreign field that is forever England there shall। मेरे बारे में केवल आपको यही सोचना है कि देयर सम कॉर्नर, वहां का जो छोटा या कुछ कॉर्नर होगा, कोना होगा, जहां मुझे दफनाया जाएगा। कहता अ फॉरेन फील्ड, फॉरेन मतलब विदेशी जमीन, वो जमीन दैट इज फॉर एवर, वह जो है फॉर एवर हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। देयर शैल बी, वह हमेशा के लिए किसका हो जाएगा? केवल यही सोचना। ये मत सोचना कि हमारा एक जाबाज जवान की मृत्यु हो गई है, आंसू बहाएंगे। नहीं, उसने तुम्हारे लिए जमीन भी लिया, वो तुम्हारे लिए किसी अन्य देश के एक हिस्सा पर कब्जा कर लिया। वो कब्जा अब उनसे कोई भी खींच या कोई भी छीन नहीं सकता। आगे कहता है इन दैट रिच अर्थ और रिचर डस्ट कंसील्ड।
हमारे पोइट का कहना है कि हम जो इंग्लैंड में है, हमारा जो इंग्लैंड की जो डस्ट है, डस्ट मतलब धूल मिट्टी, धूल मिट्टी, ये रिचर है। रिचर मतलब ज्यादा अमीर। आप पढ़े होंगे कंपैरेटिव रिच, रिचर और रिचेस्ट, पढ़े है ना। तो ये रिच ना होके क्या है सर, रिचर है, ज्यादा अमीर है, ज्यादा समृद्ध, ज्यादा धनी, ज्यादा सक्षम है। वो जो है रिचर डस्ट, जो डस्ट हमारे, जिस डस्ट से हमारा शरीर बना है, कहता है कि इन दैट रिच अर्थ, वो जो अमीर, वो जो धनी पृथ्वी होगा, उसका भी देश, दुश्मन का भी देश जो है, उनके देश के भी धरती को वो गरीब नहीं कर रहा था, वो भी समृद्ध होगा। लेकिन उससे ज्यादा समृद्ध किसका धरती है, हमारा। उसी में कहता और रिचर डस्ट, जो धनी, उससे ज्यादा धनी समृद्ध डस्ट होगा, वो कंक्लीन हो जाएगा, दफन हो जाएगा, मिल जाएगा। तो क्या होगा कि वो जो कम धनी वाला मिट्टी है, वो इंग्लैंड की मिट्टी से परिपूर्ण हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा। आगे कह रहे कभी कि और डस्ट होम इंग्लैंड, और डस्ट होम इंग्लैंड, वो जो डस्ट है, जो धूल उसमें मिलेगा, होम जिसको इंग्लैंड बोर, इंग्लैंड ने, बोर मतलब जन्म, बोर मतलब शेप्ड, आकार दिया, तरासा, आकार मतलब तरासा, मेड अवेयर, जागरूक बनाया, ज्ञानी बनाया, सतर्क बनाया, लायक बनाया, कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं कि डस्ट, वह मिट्टी, वह धूल जो मिलेगा उस देश में, उस मिट्टी को किसने जन्म दिया है, इंग्लैंड। किसने आकार दिया है, इंग्लैंड ने। किसने उसे सतर्क किया, जागरूक बनाया है, लायक बनाया, इंग्लैंड है। इसीलिए वो जो कोना होगा, वो धरती का हिस्सा होगा विदेश का, वो किसका होगा, इंग्लैंड का। बस जब हम मरे तो केवल यही सोचना कि व्यर्थ में नहीं मरा है, किसी देश के एक कोने को लेकर के मरा है। आइए आगे बढ़ते हैं। गिव ऑन्स हर फ्लावर्स टू लव हर वे टू रोम। आगे क्या कर रहे हैं हमारे कवि कि गिव ऑन्स हर फ्लावर टू लव हर वेज टू रोम अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लिश एयर। कहता वो जो डस्ट मिलेगा, वो जो धूल मिलेगा, किनका धूल, हमारे शरीर के, हमारे शरीर का कण जो मिलेगा, उस कण को दिया है इंग्लैंड ने। क्या दिया है, हर फ्लावर टू लव, प्यार का पुष्प, प्रेम का पुष्प। उसके अंदर केवल और केवल क्या है, प्रेम है, नफरत नहीं है। भले हम आज लड़ने जा रहे हैं, युद्ध करने हम जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि संसार में केवल और केवल क्या है, नफरत है। और जब हम वहां पहुंचेंगे तो वहां पर हम क्या बिखेरेंगे, प्रेम। क्योंकि इंग्लैंड ने हमें क्या दिया है, प्रेम। हाँ, कहता है हर वेज टू रोम, कहता उसी ने मुझे, रोम मतलब होता है घूमना सिखाया, वेज मतलब होता है रास्ता, उसी ने मुझे घूमने का रास्ता सिखाया। घूमने का रास्ता मतलब घूमना नहीं, चलने का तरीका। इंग्लैंड ने ही मुझे प्रेम सिखाया है, इंग्लैंड ने ही मुझे चलने के लिए सिखाया है, कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। लोगों के बीच नफरत का बीज बोना है या प्रेम का बीज बोना। तो इंग्लैंड ने उसे क्या सिखाया, प्रेम का बीज बोना। आगे कहता है अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, वो जो बॉडी है, शरीर, इंग्लैंड का जो शरीर है, वो शरीर जो है ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, जो ब्रीथिंग मतलब होता है सांस लेना, जो सांस लिया है, किनका सांस लिया है, इंग्लिश एयर, इंग्लैंड की हवाओं का। वो जो पला है, बड़ा है, जो बॉडी का निर्माण हुआ है, उसमें जो सांसें ली गई है, वो हवाएं केवल और केवल किनकी थी, इंग्लैंड की। इसीलिए वो जो जमीन का टुकड़ा होगा, वो किनका होगा, इंग्लैंड का होगा। वाह क्या शानदार कविता। आगे बढ़ते हैं, हमारे कवि क्या कहते हैं, थोड़ा सा और कवि कहते हैं कि वास्ट बाय द रिवर, ब्लेस्ड बाय सन ऑफ होम एंड थिंक दिस हर्ड ऑल इविल सेड अवे। कहता उस धूल, उस कण, वह कण जो हमारी शरीर से
मिलेगा उनकी धरती में, उनकी मिट्टी में। कहता वॉश्ड बाय द रिवर, कहता वो इंग्लैंड की नदियों द्वारा नहलाया गया है। उस बॉडी को, उस शरीर को, उस कण को जो नहलाया गया है, स्नान करवाया गया है, पानी दिया गया है, सींचा गया है, उसको अन्य देश की नदियों ने नहीं बल्कि इंग्लैंड की नदियों ने सींचा है। उन्हीं के सिंचाई से वो बड़ी इतना बड़ा हुआ। कहता ब्लेस्ड बाय सन ऑफ होम, कहता है उसी घर के सूरज से ब्लेस्ड मतलब होता है बढ़ना। हमारी धरती बढ़ी, हमारा तन बढ़ा है और इसी तन के धूलकण उस देश की मिट्टी में जाके मिलेगा। निश्चित तौर पर वो सारा का सारा टुकड़ा जहां पर हमारा मिट्टी मिलेगा वो किनका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, कहता एंड थिंक, और सोचना, दिस हर्ड ऑल इविल सेड अवे, कहता और सोचना, या तुम सोचोगे, क्या सोचोगे? कि मेरे प्रति, कहता है दिस हर्ट, अपने दिल में, ऑल इविल सेड अवे, मेरे प्रति जो तुम्हारे दिल में ऑल इविल जो सारी बुराइयां होगी, सेड अवे वो समाप्त हो जाएगी, छट जाएगी। हो सकता है मैंने इंग्लैंड में रहकर तुम्हें दुख पहुंचाया हो, लेकिन जब हमारी मृत्यु इस देश के लिए होगी, इस वतन के लिए होगी, तो निश्चित तौर पर उस समय तुम ये नहीं कहोगे कि ठीक हुआ ये मर गया, क्योंकि हम इस वतन के लिए मरे हैं और मेरे प्रति जो तुम्हारे अंदर अलग अलग तरह की ढेर सारी बुराइयां थी वो सब क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। हाँ, जैसे गांव देहात में भी देखिए, हमारे पड़ोस में कोई आर्मी है, वो बीएसएफ का जवान है, वो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करता है, भले हम उससे झगड़ा वगड़ा कर लिए, लेकिन अचानक उनकी क्या हो गई? मृत्यु। उसने देश के लिए अपना शहादत दे दिया। जब वो आएगा तो क्या हम कहेंगे ठीक क्या हुआ? नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अपने लिए नहीं मरा, वो हमारे लिए मरा और हमारे जैसे करोड़ों देशवासियों के लिए मरा। और वो जब आएगा उस समय कहेंगे भले हम झगड़ा किए, लेकिन आदमी ये क्या था? अच्छा था, उसके लिए आंसू निकल जाता है। लेकिन कोई सेठ आदमी मर जाए, यहाँ तक कि डीएम कलेक्टर भी मर जाए गांव का, बोले ठीक क्या हुआ? बहुत पैसा खाता है, आज दिल्ली में फ्लैट खरीदा, कल कलकत्ता में फ्लैट खरीदा, घुसखोरी का पैसा, बीमारी हो जाएगा, ठीक हुआ। लेकिन आर्मी, एक छोटा सा आर्मी अगर मर जाता है तो सलाम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर उसी तरह का भाव हमारे कवि प्रस्तुत करें। कहता अ पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस, अ पल्स मतलब छोटा सा भी संदेह, छोटा सा भी संदेह इन द इंटरनल माइंड, अपने अंदर के माइंड मतलब मस्तिष्क में नहीं रहेगा, नो लेस नहीं के बराबर रहने वाला। आगे कह रहे हैं गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, कहता वो धूलकण जो उस मिट्टी में मिलेगा, जो हमारा दुश्मन बन के आया था, गिव्स वहां पर देगा या हम देंगे समवेयर बैक द थॉट बाय इंग्लैंड गिवन। इंग्लैंड का जो इंग्लैंड के द्वारा दिया गया थॉट है, विचार है, जो विचार इंग्लैंड ने उस कवि को, उस सैनिक को, उस नेवी के सैनिक को दिया है, वो विचार वो फैलाएंगे। तो वो विचार क्या था? प्रेम का पैगाम, प्यार का पैगाम था, नफरत नहीं। वो फैलाएंगे ताकि वो स्थिति ना हो पैदा कि पुनः हमें आपस में लड़ना पड़े और एक दूसरे के खून का प्यासा बनना पड़े। कहता हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी as her day and laughter learned of friends and gentleness, कहता in heart at peace under an English scenery। कहता हर साइट्स एंड साउंड्स, वह प्रत्येक दृश्य, साइट्स मतलब प्रत्येक दृश्य, एंड साउंड्स आवाज, ड्रीम हैप्पी as her day, उन दिनों अपने दिनों में उसने जो सपना देखा था, कैसा सपना? कि पूरा संसार में केवल और केवल क्या हो?
प्रेम की बोझा, शांति हो, अमन हो, हमें युद्ध लड़ना ना पड़े, युद्ध के लिए हमको एक जगह से दूसरा जगह जाना ना पड़े। मैं ये संदेश फैलाने का कोशिश करूंगा और यो उन दृश्यों को, उन आवाजों को, किनकी आवाजों को, इंग्लैंड की आवाजों को उस धरती पर फैलाने का प्रयास करूंगा। कहता है एंड लाफ्टर लट ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हार्ट्स एट पीस अंडर एंड इंग्लिश इवन। कहता है कि एंड लाफ्टर, जो हमने हंसी मजाक किया, किनके साथ, लट ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना सीखा, हंसना सीखा था। देख रहे दोस्त, बहुत मस्ती करते, हंसना सिखाता। अर्थात जिस इंग्लैंड में हमें हमारे दोस्तों ने हम लोगों को हंसने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए सिखाया। एंड जेंटलनेस, जिसने हमको जेंटल बनाया था, सज्जन बनाया था। कहता है इन हार्ट एट पीस, मेरे दिल को बहुत ही क्या मिलेगी, पीस, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। किस बात का, कि अंडर एन इंग्लिश हेवन, कि हम उस देश में जन्मे हैं, उस देश के निवासी हैं, उस देश के लिए मर रहे हैं जो इंग्लैंड एक हेवन की तरह है, एक स्वर्ग की तरह है, एक जन्नत की तरह है। और मैं कोशिश करूंगा कि उस धरती के उस कोने को भी इंग्लैंड की तरह क्या बनाऊंगा, जन्नत या स्वर्ग बनाने का प्रयास करूंगा। अब काहे रख रहा है।